एमए हिंदी उत्तरार्ध के समस्त मेरे प्रिय विद्यार्थियों, SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, मेरी ओर से आप सभी विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस YouTube व्याख्यान में हम आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान, उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे अर्थ विज्ञान की। और इससे पहले के व्याख्यान में हमने अर्थ विज्ञान का अर्थात अर्थ का विज्ञान है। ये अर्थ की प्रतीति हमें दो प्रकार से होती है, एक तो आत्मानुभव से और एक परम अनुभव से। शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, अर्थबोध के कौन कौन से साधन हैं, जैसे व्यवहार है, कोश है, व्याकरण, प्रकरण, व्याख्या, उपमान, आप्तवाक्य, ज्ञात का सानिध्य, बलाघात, सुरलहर और अनुवाद। फिर अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, किन किन शब्दों में यह अर्थ परिवर्तन देखा जाता है। जैसे आकाशवाणी शब्द हुआ, यह अर्थ परिवर्तन का कारण है। गंवार जो है वो ग्राम धारक रहा होगा, और गयार, गमार आदि जो शब्द हैं संस्कृत के और हिंदी के, इन शब्दों के अर्थ परिवर्तन को हमने पिछले व्याख्यान में देखा। आज हम सबसे जो महत्वपूर्ण जो अर्थ विज्ञान का जो भाग है, यानी अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं हैं या जो उसके जो प्रकार हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थ परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं हैं या उसके कौन कौन सी प्रकार हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ परिवर्तन के दिशाएं या जो प्रकार हैं, उनमें तीन जो दिशाएं हैं, उन तीन दिशाओं को बिल्कुल सबने माना है। और वे तीन दिशाएं या जो प्रकार हैं वो इस तरह से है। सबसे पहला है अर्थ विस्तार, दूसरा है अर्थ संकोच और तीसरा है अर्थादेश। इसमें अर्थ परिवर्तन की जो दिशाएं या जो प्रकार है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। अर्थ परिवर्तन कैसे होता है, किन किन दिशाओं में होता है, अथवा उसके कितने रूप होते हैं या प्रकार होते हैं। इस विषय पर सबसे पहले फ्रांसीसी जो भाषा विज्ञानवेत्ता है, उनका नाम था ब्रील। उन ब्रील के द्वारा इस पर अपना विचार व्यक्त किया गया, और इन्होंने तीन दिशाओं की खोज करते हुए, यानी ये तीन दिशाएं उन्होंने कौन कौन सी बताई, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। अभी तक ये जो दिशाएं हैं, अर्थात ये जो तीन दिशाएं हैं, वे बहुत स्वीकृत हैं और इन्हीं को अब तक भाषा विज्ञान में अर्थ विज्ञान के लिए सर्व प्रयुक्त माना जा रहा है। साथ ही हम इसके पहले प्रकार या रूप पर आज आपसे चर्चा करेंगे, और वह है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का जो अर्थ है वह अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकल विस्तार का पा जाना है। उदाहरण के लिए, जैसे संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत का एक शब्द है और उस शब्द को हम बिल्कुल उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे तेल, संस्कृत का एक शब्द है तेल। ये तेल शब्द होता है और जिसका मूल अर्थ होता है तिल का रस। अर्थात संस्कृत में मूलतः है तिल के तेल को ही तेल कहते थे। यही इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ भी माना गया था। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं का तेल शब्द इसी तेल से विकसित है, किंतु इसका अर्थ विस्तृत हो गया है। तेल का जो मूल अर्थ था तिल का तेल, किंतु तेल का प्रयोग अब सभी चीजों के तेल के लिए प्रयोग में लिया जाने लगा है। और
जैसे तिल, तिल का तेल, सरसों का तेल, अलसी का तेल, गरी, अथवाद, गोला, मूंगफली आदि, बिनोला, और यही क्यों मछली का तेल, सांप का तेल, मिट्टी का तेल। और तो और यदि किसी को दोपहर की चिलचिलाती धूप में कहीं किसी काम से हम भेज दें तो वह लौट कर पसीने से लथपथ शिकायत करेगा, साहब आपने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। तो हमने देखा कि तेल के अर्थ का विस्तार हो गया है। कहां तो वह केवल तिल के तेल का अर्थ देता था और कहां सभी चीजों के तेल का अर्थ वह देने लग गया। विशेष से वह सामान्य हो गया। टकर का कहना है कि अर्थ विस्तार नहीं होता, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, होता है और खूब होता है। सब्ज का अर्थ है हरा, जैसे हम कहते हैं सब्ज बाग, तो सब्ज का यहां जो अर्थ होता है वह है हरा। पहले पालक, चौलाई, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को उनके रंग के आकार पर सब्जी कहते थे, सब्ज यानी हरा। और अब सब्जी अर्थ में सब्जी के अर्थ में शब्द के अर्थ में पर्याप्त विस्तार हो गया है और सभी रंगों की सब्जियां सब्जी कहलाने लगी है। जैसे टमाटर तो लाल रंग का होता है और सब्ज जो है वो हरे रंग से बना हुआ शब्द है, इसलिए टमाटर के लिए इसका प्रयोग होता है, वो लाल रंग का होता है। गाजर लाल, पीली, काली 3 रंग की होती है, लेकिन उसके लिए भी सब्जी का प्रयोग होता है। प्याज भी लाल और सफ़ेद दोनों रंग का होता है, लेकिन उसको भी हम सब्जी में सम्मिलित करते हैं। बैंगन नीले रंग का होता है, लेकिन उसको भी हम सब्जी के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। सीताफल पीले रंग का होता है, शलजम सफ़ेद रंग की होती है, लाल रंग की होती है, मूली सफ़ेद और लाल दोनों रंग की होती है। और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अर्थ में भी ये अर्थ भी विस्तृत हो जाते हैं। जैसे शर्त एक है कि वे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे हों या बहुत बुरे हों। बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा, तो विभीषण, मंथरा, नारद, जयचंद, नादिर शाह, हिटलर आदि जो हैं उनका प्रयोग उन सभी के लिए होता है जो उसी प्रकार की प्रवृत्तियों के होते हैं। यदि कोई विभीषण की प्रवृत्ति का होगा तो हम उसके लिए विभीषण उसको कहेंगे, अगर कोई नारद की प्रकृति का होगा तो हम उसको नारद कहेंगे, और यदि मंथरा जैसा कान भरने वाला होगा तो हम उसको मंथरा कहेंगे, और जयचंद अगर कोई होगा तो हम उसे जयचंद कह देंगे। नादिर शाह जैसा आचरण करने वाला होगा तो हम उसे नादिर शाह कह देंगे, और हिटलर जैसा अगर वो तानाशाही होगा तो हम उसे किसकी संज्ञा देंगे, हिटलर की। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रवृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति किससे मिलती जुलती है या मेलजोल खा रही है। यूं तो राम है, सीता है, सावित्री है और गांधी में भी अर्थ विस्तार हुआ है, किंतु इनको इसके लिए साधना करनी पड़ी थी। कुछ और ऐसे उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे अधर, अधर, अधर जो शब्द है, ये अधर जो शब्द है इसका जो मूल अर्थ है वो किससे लिया जाता है, नीचे का होठ, ओष्ठ, नीचे का ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ होता है होठ, और वर्तमान अर्थ दोनों होठों के लिए हम इसका प्रयोग करने लग गए हैं। फिर है श्री गणेश, मूल अर्थ किसी शुभ कार्य का आरंभ, जिसके प्रारंभ में श्री गणेशाय नमः कहते थे। अब किसी भी अच्छे बुरे कार्य का प्रारंभ, ये इसका अर्थ हो गया है। इति श्री, तीसरा जो उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को वह है इति श्री, यानी संस्कृत लेखक अपनी अपनी कृति के अंत में पुस्तिका में लिखते थे इति श्री कृतम समाप्तम आदि। अब किसी भी काम की समाप्ति या इति श्री के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा है। और महाराज, चौथा जो शब्द है वो उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूं। महाराज, पहले केवल महाराजा, अब खाना बनाने वाला ब्राह्मण भी। पंडित, पहले विद्वान व्यक्ति, इसलिए पांडित्य, विद्वता, अब विद्वान के साथ साथ ब्राह्मण मात्र। कल
कल्ले आने वाला, कल हिंदी कल, आने वाला तथा बीता हुआ कल, परसों परस्पर आने वाला परसों ही परसों यानी आने वाला तथा बीता हुआ परसों। अभ्यास, अभ्यास यानी अभी प्लस अस का मूल अर्थ है बार बार बाण फेंकना अथवा सैनिक अभ्यास। यास्क में इसका प्रयोग आवर्ती के अर्थ में है और हिंदी में अब केवल बाण फेंकने का ही नहीं बल्कि सभी कार्यों का अभ्यास किया जाता है या जा सकता है। फिर है गवेषणा, मूल अर्थ गो की ऐषणा अर्थात गाय की इच्छा अथवा गाय की खोज है। अब किसी भी प्रकार की खोज के लिए इस गवेषणा का जो प्रयोग है वो हिंदी में शुरू हो गया है। फिर है निपुण शब्द, मूल अर्थ शुभ कार्य करने में प्रवीण, नि प्लस पूर्ण यानी अब किसी भी कार्य को करने में प्रवीण। प्रवीण मूलतः वीणा बजाने में प्रवीण, वीणायाम अब किसी भी कार्य में पटु प्रवीण। कुशल, अगला जो शब्द है वो है कुशल, मूल अर्थ कुश लाने या उखाड़ने में चतुर, कुशान लानी अब किसी भी काम में चतुर अथवा पटु आदि। ये इसके अर्थ हो गए हैं। तो ये तो था आपका अर्थ विस्तार कि अर्थ विस्तार किस तरह से होता है और किन किन शब्दों में अर्थ विस्तार होता है ये हमने देखा। अब हम चर्चा करेंगे अर्थ संकोच की। जैसे अर्थ का विस्तार होता है उसी तरह से ठीक है अर्थ का संकोच भी होता है। तो अर्थ संकोच किस तरह से होता है? यह अर्थ विस्तार का ठीक उल्टा होता है। इसमें अर्थ की प्रतीति पहले विस्तृत रहती है फिर संकुचित हो जाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत मृग का मूल अर्थ पशु है और शिकार का वाचक मृगया तथा पशुओं के राजा सिंह के लिए मृगराज के प्रयोग में मूल अर्थ आज भी सुरक्षित है, किंतु आगे चलकर इस शब्द के अर्थ में संकोच हो गया और सभी पशुओं का वाचक शब्द मृग केवल हिरण का वाचक हो गया। यह अर्थ संकोच संस्कृत में ही हो गया था। वस्तुतः अर्थ संकोच में अर्थ सामान्य से परिवर्तित होकर विशेष हो जाता है। मृग सामान्य पशु से विशेष पशु हो गया है। एक सिद्धांत यह है कि भाषा में मूलतः शब्द सामान्य के लिए थे और अर्थ संकोच के द्वारा धीरे धीरे विशेष के लिए शब्दों का निर्धारण हुआ। इसीलिए अर्थ संकोच भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की संपन्नता का द्योतक है। मेरा अपना सिद्धांत कुछ भिन्न है। अपवादों की बात अगर छोड़ दें तो पहले भाषाओं में विशेष के लिए ही शब्द थे और धीरे धीरे सामान्य के लिए अर्थ विस्तार से शब्द निश्चित होते चले गए। ब्रिल ने कहा है कि जो जाति जितनी उन्नति करेगी उसकी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक मिलेगी। जलज मूलतः जल में जन्म लेने वाली किसी भी चीज का वाचक रहा होगा जलज, लेकिन जैसे ही पंकज पंक में जन्मने वाली हर चीज थी, किंतु बाद में अर्थ संकोच जब हुआ तो ये दोनों शब्द केवल कमल के वाचक ही रह गए। विद्यार्थी, अगला जो शब्द हम लेंगे वो लेंगे विद्यार्थी। और विद्यार्थी मूलतः वे सभी लोग जो विद्या के अर्थी हैं, अर्थात चाहे वे स्कूल में पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो या 70 वर्ष के बूढ़े ही क्यों ना हो। अब यह शब्द अर्थ संकोच के कारण छात्र का ही समानार्थी शब्द हो गया है। धान्य और यव मूलतः अन्न मात्र के लिए प्रयुक्त होते थे। धन धान्य से पूर्ण जैसे प्रयोगों में धान्य का वही अर्थ है और आगे चलकर ये दोनों शब्द अर्थ संकोच के कारण धान तथा जौ के वाचक हो गए हैं। रदन, रदन जो शब्द है मूल अर्थ कोई भी हो जो फाड़े बाद में दांत। मंदिर मूलतः कोई भी भवन बाद में देव भवन। सब्जी मूलतः हरियाली अथवा कोई भी हरी चीज, अब तरकारी, तरकारी हो गया है सब्जी की जगह। संध्या मूलतः कोई भी संधि काल, संध्या गायत्री में वह अर्थ सुरक्षित है, अब केवल शाम के लिए वो शब्द प्रयोग में लिया जाने लगा है। यह अंग्रेजी शब्द मूलतः खाद्य का द्योतक था और मिठाई को स्वीट मीट इसलिए कहते हैं कि अब यह केवल एक खाद्य गोश्त का वाचक है। और भार्या मूलतः जो भरण पोषण करने के योग्य हो, बाद में केवल भार्या स्त्री के लिए प्रयोग में वहाँ हो गया। वेदना, वेदना जो शब्द है हिंदी का वह मूलतः सुखद वेदना तथा दुखद वेदना, अब केवल दुखद वेदना, सुखद वेदना के लिए नहीं,
वेदना का तात्पर्य वहां दुखद वेदना से ही लिया जाता है। फारसी में मूलतः पक्षी, शुतुरमुर्ग, शाहमुर्ग, मुर्गा पीर, जल पक्षी में यही अर्थ, बाद में एक पक्षी पिल्ला। मूलतः द्रविड़ भाषाओं में पिल्ला किसको कहते हैं? बच्चा। तेलुगु में आज किसी भी बच्ची, मनुष्य, जानवर, पक्षी को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। जैसे कुक्कपिल्ल, कुक्कपिल्ल का वहां क्या तात्पर्य होगा? यानी कुत्ते का पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। हिंदी में पिल्ला कुत्ते का बच्चा माना जाता है। आदि अन्य उदाहरण हो सकते हैं। और इस प्रसंग में यह भी संकेत है कि शब्दों का अर्थ धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ परिवर्तित होता चला गया और संकुचित भी होता चला गया। उपसर्ग, आचार, सदाचार, दुराचार, प्रत्यय, कुटी, कुटीर, देग, देगचा, बाग, बगीचा, विशेषण, अंबर, नीलांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, छोटा घोड़ा और तेज घोड़ा। समास, अनुज, रामानुज, कृष्णानुज, संदर्भ का प्रसंग। रति और खाने पीने के प्रसंग में रस, राम बहुत तेज लड़का है, चाक बहुत तेज है, वह तेज दौड़ता है। और पारिभाषिकरण, भाषा विज्ञान और गणित में समीकरण, काव्य शास्त्र एवं वेदक में रस का भाषा विज्ञान एवं काव्य शास्त्र में व्युत्पत्ति, ध्वनि, गुण, व्याकरण में विराम। नामकरण, कृष्ण का मूल अर्थ काला है, किंतु वासुदेव का नाम पढ़ने से अब कृष्ण सभी कालों का बोधक न होकर केवल वासुदेव का ही बोधक रह गया है। शत्रुघ्न, क्षिप्रा, तेज बहने वाली घाघरा, घरघर करती हुई बहने वाली केसरी, केशों वाला घुसपैठिया। मूलतः कोई भी भारत पाक युद्ध के बाद भारत में घुसने वाला पाकिस्तानी, अन्य भाषा से शब्द ग्रहण के कारण भी यहाँ अर्थ का संकोच हुआ है। जैसे शब्द अपनी मूल भाषा के सभी अर्थों में दूसरी भाषा में प्राय नहीं जाते, कुछ सीमित अर्थों में ही रह जाते हैं। जैसे अंग्रेजी में कॉलर का प्रयोग मछली का टुकड़ा, आभूषण विशेष आदि कई अर्थों में होता है, किंतु हिंदी में वह केवल एक अर्थ है, कपड़ों का कॉलर में प्रयुक्त होता है। फैशन आदि अन्य भी अनेक शब्द इसी प्रकार के माने जा सकते हैं। जैसे संस्कृत में धरा का अर्थ योनि, गर्भाशय, शिरा, गुदा आदि भी था, किंतु हिंदी में केवल पृथ्वी के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। आदि के कारण तुरंत एक क्षण में उसके अर्थ में संकोच आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में बस इन्हीं दो रूपों पर हम चर्चा करेंगे, अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच। अगले व्याख्यान में आपको अर्थादेश के बारे में विस्तार से यहाँ बताया जाएगा। धन्यवाद।